अब जो है अतीत कथा शुरू होती है। और जो अतीत कथा है वो इस तरह है जैसे कि सारी ही अतीत कथाएं शुरू होती हैं, और सारी ही अतीत कथाओं में ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा होता है और जगह होती है वाराणसी। तो यही कथा वो शुरू करते हैं कि देखो, वाराणसी में एक राजा था, उसका नाम था ब्रह्मदत्त। तो उसके यहाँ जो है एक आदमी काम करता था, जो कि उस राज्य में जो भी बिकने आता था, जो भी सामान बिकता था, हर चीज़ की वो कीमत बताता था। जैसे अगर कोई बकरी बेचने आया तो इसकी क्या कीमत हुई, कोई घोड़ा बेचने आया तो इसकी क्या कीमत हुई। आपने गांव में देखा होगा पहले कि जब पैसे का बहुत प्रचलन नहीं था तो बच्चे जो है घर से चावल लेके जाते थे और चावल दे करके आइसक्रीम ले लेते थे। तो आइसक्रीम वाला पहले उसकी कीमत तय करता था कि हाँ कितने का ये चावल हुआ, उस हिसाब से वो आइसक्रीम उसको देता था। तो यही काम वो अर्धकारक करता था, और वो जो है हर चीज़ का कीमत बताता था। तो वो बड़ा ईमानदार था। ये बताया गया है कि वो बोधिसत्व था। बोधिसत्व मतलब जो कि बुद्ध का ही अंश था, या भगवान बुद्ध ही थे, और उनके अंदर चेतना का विकास हो चुका था। तो हमेशा वो काम बहुत सोच समझ के करते थे। तो वो हमेशा एकदम सही कीमत लगाता था हर चीज़ की। इससे क्या हुआ कि राजा के मन में जो है थोड़ा लालच जाग गया। राजा को लगा कि भाई ये जो अर्धकारक है, ये तो बड़ा सही सही कीमत लगाता है, हर चीज़ की आपका इतना पैसा दिलवा देता है, कोई भी व्यापार करने आता है तो। मैं तो राजा हूँ, मैं चाहूँ तो सस्ते में भी चीज़ें खरीद सकता हूँ, क्या ज़रूरत है मुझे इतना पैसा देने की हर चीज़ की। तो राजा को ये अच्छा नहीं लगता है। तो वो जो है उस व्यक्ति को उसके पद से हटा देता है, और वो सोचता है कि मैं किसी मूर्ख व्यक्ति को, जो कि थोड़ा लालची भी हो, उसको मैं बिठा लूँ ऐसी जगह पे। आप जानते हैं कि जिन लोगों का कोई सिद्धांत नहीं होता है, मूर्ख होते हैं या लालची भी कह लीजिए, तो उन लोगों से आप कोई भी काम करवा सकते हैं। अगर आपने उनका हित बता दिया तो वो ये नहीं देखेंगे इससे समाज का अहित हो रहा है, वो हर वो काम करेंगे जिसमें उनको लाभ मिलता है। तो राजा एक ऐसे व्यक्ति को ले आता है जो कि जो राजा कह दे सिर्फ वही कहेगा। और बहुत से राजा ऐसे लोग को पसंद भी करते हैं कि बस इशारा करने की देर हो, उनको अपना दिमाग लगाना ना पड़े। तो राजा उस अर्धकारक को नियुक्त करता है, और वो जो अर्धकारक है वो बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ करता है। जो भी व्यापारी सामान बेचने आता है तो हर चीज़ की वो सस्ती सस्ती कीमत लगा देता है। अच्छा ये लाए हो, चलो ये तो इतने ही का हुआ, ये लाए हो, ये तो इतने ही का हुआ। अब व्यापारी बड़े परेशान होते थे। एक तो वो बहुत दूर दूर से आते थे, और जब वो देखते थे कि राजा के दरबार में ऐसी बेइज्जती हो रही है तो उनको लगता था कि ये तो राजा का आदमी है, अगर हम शिकायत भी करें तो किससे करें। मान लो हम शिकायत करने जाते हैं तो राजा का आदमी है, हमें दंड भी मिलेगा और हमारी बात भी नहीं सुनी जाएगी। दूसरी बात, इतना सारा सामान लेकर के आए हैं तो अब ये सामान कहाँ लेके जाएं, चलो एक काम करते हैं यहीं बेच देते हैं, देखा जाएगा जो होगा। तो इस तरीके से वो अर्धकारक करता गया, सस्ता सस्ता सामान जो है लेता गया, और व्यापारियों को उचित मूल्य कभी भी नहीं देता था। तो एक बार क्या हुआ कि पश्चिम की तरफ से 500 घोड़े लेकर के एक व्यापारी आया, बहुत अच्छी नस्ल के 500 घोड़े लेकर के। तो जब वो घोड़े लेकर के आया तो वो उसी अर्धकारक के पास गया कि भाई ये घोड़े हम लाए हैं और इसकी कीमत तुम बताओ, और राजा के दरबार में जो है इसको बिकवाना है। तो वो मूर्ख तो था ही, तो उसने कहा ये घोड़े, इसकी कीमत क्या होगी, इसकी कीमत तो एक तंदुल नाल है बस। तंदुल का मतलब चावल होता है, और नाल का मतलब जो मैं अंदाजा लगा रही हूँ कि भूसा होता होगा। तो कोई नापने वाला होगा, उससे शायद कहता, उसने कहा होगा कि बस इसकी इतनी ही कीमत है, भूसा इतना सा भूसा इसकी कीमत है बस, और कुछ कीमत नहीं है। तो घोड़े का व्यापारी एकदम अवाक हो गया कि इतना मूर्ख व्यक्ति, इससे पहले तो जब हम आए थे तो मुझे अपनी चीज़ों की बड़ी अच्छी कीमत मिलती थी, इतनी बेवकूफ़ी तो कभी नहीं हुई। अब क्या करूं, अब क्या करूं, इतना बड़ा नुकसान भी वो नहीं बर्दाश्त कर सकता था। तो वो जो है पहले वाला जो बोधिसत्व अर्धकारक था उसके पास जाता है, और उनसे जाके सारी समस्या बताता है। तो जो बोधिसत्व अर्धकारक है वो कहते हैं कि ऐसा करिए कि आप उसके पास जाइए और उससे कहिए कि भाई तुमने घोड़े की कीमत तो बता दी है, इतनी है, तो अब तुम ये सारी बातें राजा के सामने बता दोगे ना, राजा के सामने भी तो बताओगे कि हाँ 500 घोड़े की कीमत यही है। तो कहता हाँ हाँ क्यों नहीं, बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। और वो थोड़ा सा उसको रिश्वत भी देता है। रिश्वत इसलिए देता है क्योंकि उसको असलियत राजा के सामने लानी थी। अब दूसरे दिन जो है वो व्यापारी राजा के दरबार में जाता है। वो जो अर्धकारक मूर्ख वाला वो भी जाता है, जो पहले वाले बोधिसत्व अर्धकारक थे वो भी जाते हैं, और इस सारे पूरे दरबारी वहाँ पे सब लोग रहते हैं। तो सबके सामने जो है उस अर्धकारक से पूछा जाता है कि हाँ भाई तो बताओ, ये हम 500 घोड़े लाए थे तो इसकी कीमत आपने क्या लगाई। तो अर्धकारक बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब देता है, एक तंदुल नाल। तो व्यापारी कहते हैं अच्छा चलो ठीक है भाई, तुमने एक तंदुल नाल लगा लिया, हमने मान लिया। अब आगे बताओ कि ये जो एक तंदुल नाल है, या जो एक मुट्ठी भर या नापने वाला कोई चीज़ है उसके भरी जो भूसा है, इसकी क्या कीमत है।
मतलब तुमने 500 घोड़े की कीमत तो बता दी कि एक तंदुल नाल है, तो ये जो तंदुल नाल है इसकी क्या कीमत है? तुम हमें एक तंदुल नाल दे दोगे तो हम भी तो उस तंदुल नाल को कहीं बेच के हमारा जो रुपया पैसा जो भी उसके बदले मिलेगा हम वो लेके चले जाएंगे, तो उसकी कीमत बता दो। तो वो जो अर्धकारक था वो तो मूर्ख तो था ही। तो कहता है कि एक तंदुल नाल की कीमत होती है भीतर बाहर पूरा वाराणसी राज्य। अब इस बात को लेकर के सारे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। जो दरबारी हैं वो कहते हैं कि महाराज, आज तक तो हमने सुना था कि राजा और राज्य की कोई कीमत ही नहीं होती है, लेकिन ये अर्धकारक तो गजब का मूर्ख है। इसने तो कहा कि राज्य की कीमत एक तंदुल नाल है। ऐसा करिए कि अब आप इस कुर्सी पर से उतरिए और ये राज्य हमारा हो गया, क्योंकि अब तो हमने तंदुल नाल की कीमत पूरी इसने बता दी है, तो अब तो आप राजा नहीं रहे। अब राजा बहुत शर्मिंदा होता है, बहुत परेशान होता है कि ये क्या हुआ। राजा को पता चलता है कि उसका लालच करना जो है कितना महंगा पड़ा। अगर ऐसा मूर्ख आदमी आगे भी रहा तो पूरा राज्य बिकवा देगा और राजा को भिखारी बनवा देगा। तो राजा का जो लालच है वो अब हट जाता है। वो फिर से उस मूर्ख अर्धकारक को जो है डांटते हैं, सबसे माफ़ी मांगते हैं और जो बोधिसत्व अर्धकारक है उसको फिर से बुलाते हैं और उनको फिर से काम पर लगा देते हैं। यहाँ पर एक बात और आप देखेंगे कि जो अर्धकारक मूर्ख था या जिसने लालचवश ये काम किया था, वहाँ पे बुद्ध कहीं पर भी अपनी कहानी में ये चर्चा नहीं करते हैं कि उसको सजा देनी थी उसकी मूर्खता की, या उसको जेल में डालना था या कुछ भी करना था ना। वो ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। वो सिर्फ ये कहते हैं कि जो अयोग्य है उससे चुपचाप काम वापस ले लो, क्योंकि वो सिर्फ आपके काम बिगाड़ेगा। सजा देने की कोई जरूरत ही नहीं है, शांति से समाधान निकल सकता है। वो मूर्ख है, वो इस काम को करने में सक्षम नहीं है, वो अयोग्य है। आप चुपचाप उससे काम लो और जो योग्य है उसको काम दे दो। और फिर से वो बोधिसत्व अर्धकारक जो है उनको काम दे दिया जाता है और फिर से वो काम करने लगते हैं। बुद्ध बाद में कहते हैं, जब ये कहानी सुना लेते हैं तो कहते हैं कि पिछले जन्म में जो अतीत कथा है उसमें जो मूर्ख था वो यही अर्धकारक था और जो बोधिसत्व था वो मैं था। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी से जो हमें सीखने को मिल सकता है, मैनेजमेंट का जो सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा गुण मैं कहती हूँ परिवार को मैनेज करने का भी, बिजनेस को मैनेज करने का भी और किसी संस्था को भी मैनेज करने का, जो सबसे बड़ा गुण है वो गुण है कि आप असंतोष न पनपने दें। आप किसी भी चीज़ का बंटवारा इस तरह से करें कि लोगों में संतोष बना रहे। अगर संतोष बना रहेगा तो काम अच्छे से होगा। दूसरी बात, समानता के भाव की बात की गई। और तीसरी बात कि अयोग्य आदमी को अगर आप किसी काम पे रखते हैं तो उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। उसका नुकसान केवल वो अयोग्य आदमी ही नहीं उठाएगा, बल्कि आपने रखा है, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, तो आप उससे ज़्यादा नुकसान उठाएंगे। इसलिए किसी भी अयोग्य आदमी को जिम्मेदारी देने से पहले 100 बार सोचें। और अगर आपके मन में लालच भी जागता है तो लालच को दरकिनार करें, क्योंकि लालच तो वैसे ही सब समस्याओं की जड़ है। और दुनिया में जितने भी झगड़े हुए हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ का कोई ना कोई लालच जरूर था। तो ये कहानी आपको कैसी लगी और आपको इससे क्या सीखने को मिला, आप जरूर बताइएगा। नमस्कार।